हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कार्बन आयन। इसी को हम कार्ब एनायन के नाम से भी जानते हैं। एनायन का मतलब होता है निगेटिव चार्ज और कार्ब का मतलब होता है कार्बन। तो जब भी हम कभी किसी भी कार्बन एटम पर निगेटिव चार्ज देखेंगे तो हम उसे कार्बन आयन कह सकते हैं। डेफिनेशन बनेगी हमारी, दोज ऑर्गेनिक आयन इन विच निगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट towards carbon and presence of one free lone pair of electron are also there, then it is known as carbon ion। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा वो हम आपको बताते हैं। जैसे हमने ये एक एटम लिया हुआ है हमारा CH3Na। जब भी हम मान के चलिए इसका हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन कराएंगे बिटवीन कार्बन एंड सोडियम, तो समझेंगे सोडियम हमें पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है और सोडियम प्लस सोडियम कैटायन के फॉर्म में ये निकल जाता है। जब ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे के चला जाएगा तो कार्बन पे एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कंडीशन में हमको जो ये मिलेगा हम इसको बोलेंगे मेथिल कार्बन आयन। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि इसमें हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब भी कार्बन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ जुड़ा होता है, इस केस में जब भी हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा। निगेटिव चार्ज का मतलब है इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और हमारा कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा हेट्रोलिटिक फिशन में होगी। होमोलिटिक फिशन में हमेशा फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो कार्बन आयन था इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम उसको समझ लेते हैं। हमारा अगली हेडिंग रहेगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला तो हम सबको पता है कि ये जो है निगेटिव होता है। कार्बन आयन जो होता है कैसा होता है, निगेटिव होता है इन नेचर। तो पहली चीज़ हो जाएगी कि निगेटिव इन नेचर। दूसरी चीज़ समझिए, अभी मैंने बताया कि जब हम क्या कराते हैं हेट्रोलिटिक फिशन, तो कार्बन आयन जो होता है वो कैसे बनता है, ये दे आर फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक फिशन के दौरान ये बन सकते हैं। तीसरा समझते हैं बेटा, यहाँ पे अब क्या आने वाला है बेटा कि ये अगर हम इस कार्बन की बात करें, हर कोई ऑक्टेट रूल को अपना सेटिस्फाई करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट में चाहता है। इस कार्बन की अगर बात करें, इसके पास 2 2 4 2 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी थे और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होने की वजह से जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे के चला गया है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं। तो अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो चुके हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, लेस रिएक्टिव इसलिए है बिकॉज इनके पास जो है इलेक्ट्रॉनों की कोई भी कमी नहीं है। दे आर ईजिली सेटिस्फाइड, देयर इज़ नो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स। देन इसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। बेटा आपको लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था लुईस एसिड एंड लुईस बेस। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती थी तो आप कहलाते थे लुईस एसिड, लेकिन यहाँ पे वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अब आप ये जो हमारे कार्बन आयन होते हैं ये एक तरह के लुईस बेस होते हैं। तो हम कहेंगे कार्बन आयन आर लुईस बेस। ये लुईस बेस होते हैं और रीज़न क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।
5 नंबर पे देखते हैं बेटा। आप लोग को मैंने बताया था कि जितने भी हमारे कैटायन होते हैं वो सारे उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से दे आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। लेकिन यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कोई भी कमी नहीं है, ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होंगे, ये हमारे न्यूक्लियोफिलिक होंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस लवर हैं। तो समझेंगे हम, एक नया पॉइंट आया हमारे पास कि जो कार्बन आयंस होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन प्रॉपर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की किसी तरह की कमी नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। मोस्टली जो हमारे एनायंस होते हैं वो सारे न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एक लास्ट पॉइंट हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो जितने भी हमारे कार्बन आयन होते हैं वो सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कार्बन आयन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन आयंस आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड वो होते हैं एटम्स जिनके मोस्टली स्टेबल हों, जिनके सारे ऑक्टेट कंप्लीट चल रहा हो, उन्हें और बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कोई नीड ना हो। तो ऐसे जो होते हैं वो सारे हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल से एटम्स में आते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं हमारी स्टेबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, लास्ट टॉपिक की तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो यही आती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कि क्या स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी को हम ऐसे समझेंगे बच्चों कि हम पहला लेते हैं मेथिल कार्बन आयन। मेथिल कार्बन आयन हमने ले लिया है, निगेटिव चार्ज लगा देते हैं। फिर उसके बाद लेते हैं 1 डिग्री कार्बन आयन। 1 डिग्री कार्बन आयन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एक एल्किल ग्रुप से, और ये बन गया हमारा 1 डिग्री कार्बन आयन। लिख देता हूँ यहाँ पे 1 डिग्री, ये है हमारा मेथिल। फिर अब हम लेने वाले हैं नेक्स्ट हमारा 2 डिग्री कार्बन आयन, जिसमें हमारे पास 2 एल्किल ग्रुप होंगे। कार्बन आयन मतलब कार्बन पे निगेटिव चार्ज, 2 डिग्री कार्बन आयन। और लास्ट है हमारा 3 डिग्री कार्बन आयन। अब बच्चों अभी आपको मैंने बताया था निगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे 1 फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 1 फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बताया दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की किसी भी तरह की कमी नहीं होती है। तो अब हम इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे वो समझो बच्चों। कार्बोकैटायन में क्या था, इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, तो जो इलेक्ट्रॉन देता था वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, और मैंने बताया था एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो एक तरह से एल्किल ग्रुप जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉनों की पूरी तरह से भरपाई हो रही होती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं एक तरह से एल्किल ग्रुप। तो अगर यहाँ देखते हैं ये वाला, ये कार्बन आयन, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इनफ मात्रा में है, और ये सब भी इलेक्ट्रॉन को हल्का हल्का डोनेट कर रहे हैं। पहली चीज़ तो इसके पास कमी नहीं थी, और हर तरफ से इसको जब आपको क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ना, तो ये अनस्टेबल होना शुरू कर देगा। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास ऑलरेडी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लेकिन इधर इधर से दोनों तरफ से कह रहे हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन ले लो, ये भी अनस्टेबल हो जाएगा। इस वाले कार्बन के पास भी देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं थी, लेकिन एक तरफ से इसको स्टेबिलिटी के लिए ये R जो है एल्किल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये कहेगा नहीं चाहिए भाई, लेकिन फिर भी ये डोनेट करे, ये भी अनस्टेबल है। लेकिन इस वाले की बात करते हैं, ये कह रहा है कि मेरे पास तो किसी तरह की इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, और ये लोग कह रहे हैं नहीं ठीक है कोई बात नहीं कमी है, मैं भी तुमको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोवाइड करूँगा। इस केस में ये हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, और किसी तरह से कोई भी इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो इंसान स्टेबल हो जाता है। ये हमारा मेथिल कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर हमारा 1 डिग्री कार्बन आयन, देन उसके बाद 2nd डिग्री, एंड देन लास्ट में सबसे लेस स्टेबल जो होता है, सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल जो होता है वो हमारा 3 डिग्री कार्बन आयन होता है। 3 डिग्री कार्बन आयन आर लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव इन नेचर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। रीज़न बाकायदे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए गुड डे, मन लगा के पढ़िए, बाय।